गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो आज का सेशन खास सेशन होने वाला है आप लोगों। यस, तो शुरू करते हैं सेशन को दोस्तों। और मंथ एंड पर आप लोगों को गिफ्ट मिल रही है जिसमें 11% का ऑफ है। 30 जो कल जा चुके राज्य की 30 जुलाई को। तो ये डिस्काउंट लेने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कोड GIFT। और जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी कोर्सेज पर आप लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है। तो बेनिफिट का लाभ लेना ही चाहिए, ठीक है। अवसर का फायदा हमेशा उठाना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मित्रों अपने बिंदु की। और कल अपन ने जो पॉइंट जहां पर अपन ने छोड़ा था उससे आगे अपन चलेंगे। कल अपन ने रक्त समूह की बात कर ली थी। एक बार कमेंट्स कर दो कि वॉइस वगैरह सब क्लियर है, ठीक है। ऑडियो वीडियो के लिए एक बार आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है मामला। चलिए ओके है, ठीक है भाई नारायण। तो दोस्तों कल अपन ने रक्त समूह की बात कर ली थी। अब हम रक्त समूह के बाद में हमने रक्त समूह में ये चीज जान ली थी कि रक्त समूह जो है वो ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ये बातें अपन ने कल जान ली थी और हमने ये भी जान लिया था कि कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, ठीक है, और किससे रक्त ले सकता है। ये सारी बातें अपन ने कल कर ली थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों रक्त समूह के निर्धारण की। तो यहां पर हेडिंग लगाइए रक्त समूह का निर्धारण। रक्त समूह का निर्धारण। रक्त समूह के निर्धारण की हम चर्चा करते हैं। अब देखिए रक्त समूह के निर्धारण में क्या है। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, जुड़े हुए सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों रक्त समूह के निर्धारण का मतलब है कि कोई दंपति है और उस दंपति में पुरुष का रक्त समूह माना ए बी और ओ में से कोई सा है, और महिला का रक्त समूह भी ए बी और ओ में से कोई एक है, ठीक है। तो इनसे उत्पन्न होने वाली, इस दंपति से उत्पन्न होने वाली जो संतान है उसका रक्त समूह क्या होगा या क्या हो सकता है। यानी कि संतान उत्पन्न होने से पहले ही हम इस बात का निर्धारण कर दें कि उत्पन्न होने वाली संतान का रक्त समूह क्या क्या हो सकता है या इनमें से कौन सा हो सकता है। तो यही कहलाता है रक्त समूह का निर्धारण, ठीक है। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है भाई। भावेश, रूपचंद ओके, शशि शर्मा गुड मॉर्निंग, नारायण गुड मॉर्निंग ओके, कल्पेश सभी को गुड मॉर्निंग। अब आ जाओ, यहां ध्यान दो और अब नोट करेंगे साथ में। तो उत्पन्न होने वाली संतान का हम पहले ये पता लगा लें कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। इसी को कहते हैं रक्त समूह का निर्धारण। क्या कहते हैं? रक्त समूह का निर्धारण। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो मैं आपको ये बता दूं कि रक्त समूह, और कोई भी रक्त समूह ए है या बी है या ए बी है या ओ है, ए है, बी है, ए बी है या ओ है, ये उसका लक्षण है। और लक्षणों के लिए जिम्मेदार होती है कौन? जीन। हमारे शरीर में किसी भी लक्षण के लिए कौन जिम्मेदार होती है? जीन जिम्मेदार होती है। तो ये रक्त समूह ए है, इसके कोई ना कोई जीन होंगे।
ये रक्त समूह बी है, इसके कोई जीन होंगे, रक्त समूह ए बी के जीन होंगे और ओ के भी कोई ना कोई जीन होंगे। हम रक्त समूह के जीनों को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। थोड़ा सा ध्यान देना, एकदम ऐसे ट्रिक में याद हो जाएगा आपके 1 सेकंड में। बीबी रक्त समूह, मैं ये कह चुका हूं कि रक्त समूह के जीन को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या बी रक्त समूह नहीं है क्या? बीबी रक्त समूह है तो इसको भी आई लिखेंगे। ए बी रक्त समूह नहीं है क्या? है सर रक्त समूह, तो रक्त समूह है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। ओ बी रक्त समूह है तो इसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। ये बात तो मुझे लगता है आपको यहां तक समझ में आ गई होगी कि रक्त समूह के जीन को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ए रक्त समूह है तो आई, बी रक्त समूह है तो भी हमने ये लिखा, ए बी रक्त समूह तो भी आई लिखा, ओ बी रक्त समूह है तो भी हमने आई लिखा। लेकिन इनमें अंतर क्या है? हाँ भाई सालू गुड मॉर्निंग। इनमें अंतर क्या है ये अपने को देखना पड़ेगा। ये रक्त समूह ए है तो हमें एक आई पर स्मॉल ए और दूसरे पे एब्सेंट, जीरो का मतलब हो गया एब्सेंट गोला। बी तो एक आई पर बी और दूसरे पर कोई नहीं है, एब्सेंट। यहां दो है, ए है बी है, तो एक पर ए दूसरे पर बी। यहां केवल बी था तो बी, दूसरे पर एब्सेंट हो गया जीरो। ये ओ है तो ओ और दूसरे पे एब्सेंट, दोनों जीरो जीरो के जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं कहीं भी ये लिख दूं कि बताइए प्यारे विद्यार्थियों, आई ए आई जीरो या आई ए आई एब्सेंट, ये कौन से रक्त समूह का जीन है? अगर मैं ये लिख के आपसे पूछूं कि ये कौन से रक्त समूह का जीन है, तो मेरे हिसाब से आपका जवाब तुरंत आ जाएगा, और वो जवाब आ जाएगा आपका कि सर आई ए आई जीरो जो है ए रक्त समूह के जीन है। अगर मैं कहूं कि आई ए आई बी, देख के बताइए ये कौन सा रक्त समूह है, तो आप कहेंगे साहब ये जीन ए बी रक्त समूह के होते हैं, तो ये ए बी रक्त समूह है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? शायद मुझे लगता है इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया रक्त समूह और ये हो गई रक्त समूह की जीन। क्या हो गई? रक्त समूह की हो गई जीन। ठीक है, अब हम करते हैं डिटर्मिनेशन। इतनी बात पता लगने के बाद अब हम रक्त समूह का करते हैं निर्धारण। ठीक है, क्या करते हैं? रक्त समूह का करते हैं दोस्तों निर्धारण। कैसे करेंगे देखिए, हमने कहा एक दंपति में पुरुष और स्त्री। ठीक है, पुरुष का रक्त समूह हमने क्या कहा? मान लीजिए हमने कहा पुरुष का रक्त समूह ए है, मान लो। स्त्री का रक्त समूह हमने क्या कह दिया? मान लीजिएगा बी है। ठीक है, कोई भी मान सकते हो, हमने एक सिंपल मान लिया स्टार्टिंग वाला ही। रक्त समूह ए है, स्त्री का रक्त समूह बी है। इस पुरुष का रक्त समूह है तो इस दंपति से उत्पन्न होने वाली संतानों का रक्त समूह क्या हो सकता है? तो देखिए क्या हो सकता है। ए रक्त समूह है तो ए रक्त समूह के जीन क्या होंगे? आई ए आई एब्सेंट। बी रक्त समूह है तो बी रक्त समूह के जीन क्या होंगे? आई बी आई एब्सेंट। ठीक है, ओके। चलिए, ये इनके जीन आ गए रक्त समूह के। इन जीनों को पृथक करके लिखेंगे, यानी कि एज ए युग्मक बना लेंगे एक तरह से। ठीक है, युग्मक बनाने का मतलब है दोनों को अलग अलग करके लिखना। तो ये तो आई हो गया और ये आई एब्सेंट हो गया, ये आई बी हो गया, ये आई एब्सेंट हो गया। अब क्रॉस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्रॉस। और हमेशा क्रॉस इधर का पहले को आगे वाले के पहले से एक बार, तो ये हो गया आई ए आई बी। फिर इसी को आगे वाले के दूसरे से क्रॉस करवाएंगे, तो आई ए आई एब्सेंट। ठीक है, यानी कि पहले को आगे वाले के दोनों से एक एक बार, पहले आगे वाले के पहले से, फिर आगे वाले के दूसरे से, फिर इस दूसरे को वही क्रम, फिर इस दूसरे को आगे वाले के पहले से क्रॉस करवाएंगे और फिर इसको आगे वाले के दूसरे से क्रॉस करवाएंगे। 1 बाय 1 करवाना है। ठीक है, 1 बाय 1 करवाना है। ये हमें प्राप्त हो गई संतानें, F1 जनरेशन प्राप्त होगी, पीडी प्राप्त होगी, संतानें प्राप्त हो गई। ठीक है, श्याम सिंह सेवक, क्या बात है सर जी, आज आप यहाँ, आपको यहाँ पाकर धन्य हो गया। हाँ भाई श्याम, स्वागत, अभिनंदन आपका। ठीक है, तो देखिए ये संतानें में प्राप्त हो गई। तो ये जो है इस आप इन जीनों को देख के आप बता नहीं सकते क्या कि ये जीन कौन से रक्त समूह के होंगे? तो आप देख सकते हैं आई ए आई बी, तो आई ए आई बी किसके लिए? ए बी रक्त समूह के लिए। तो आप कहेंगे ये तो रक्त समूह ए बी होगा। ये जीन आप देखकर बता सकते हो कि ये रक्त समूह कौन सा हो सकता है? आई ए आई एब्सेंट, तो आपको सबको पता है कि ए रक्त समूह के जीन है, तो ये संतान का रक्त समूह ए होगा।
ये जीन आप देखकर बता सकते हो कि ये बी का होगा, क्योंकि I0 किसका है, बी रक्त समूह का है, तो ये संतान का रक्त समूह बी होगा। ठीक है, गुरुचरण गुड मॉर्निंग। और ये जीन आप देखकर बता सकते हो किसके हैं, ओके, तो ये होगा ओ। तो ऐसी दंपति जिसमें पुरुष का रक्त समूह ए है और स्त्री का रक्त समूह बी है से उत्पन्न होने वाली संतानों का रक्त समूह ए बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। चार में से बी वाली कितनी है, एक, 25%। चार में से ए रक्त समूह वाली कितनी संतान है, एक, तो 25%। चार में से बी वाली कितनी है, एक, 25%। और चार में से ओ रक्त समूह वाली संतान कितनी संभावना हो रही है, एक, तो 25%। बात क्लियर हो गई। तो हम कहेंगे रक्त समूह ए और बी दंपति जिसमें पुरुष का रक्त समूह ए, स्त्री का रक्त समूह बी है, से उत्पन्न होने वाली संतानों का रक्त समूह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। 25-25% संभावना है। क्लियर। तो ये हो गया दोस्तों क्या, रक्त समूह का निर्धारण। क्या हो गया, ये हो गया रक्त समूह का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, ये लो साइड हो जाता हूं, फटाक से नोट कर लो। हो गया, बढ़ू आगे। चलिए, तो ये तो एक टॉपिक था कल का अपना, रक्त समूह का निर्धारण, जो अपना पूरा हो गया। इसी का भी कर लो, इसमें एक दो चीजें मैं और आपको बता देता हूं। कई बार क्या होता है, फैक्ट के रूप में लिख देता हूं यहां, कई बार आपको ऐसे पूछ लेता है कि अगर दोनों पर ए आ गया, तो दोनों पर ए आ गया तो भी रक्त समूह क्या रहेगा, ए ही रहेगा, ध्यान रखना। अगर दोनों पे बी आ जाए तो भी रक्त समूह क्या रहेगा, बी ही रहेगा। लेकिन ऐसी संतानों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं। पुरुष का रक्त समूह है माना ए बी और स्त्री का रक्त समूह है माना ओ, तो इसके जीन क्या होंगे, IA IB। इसके रक्त समूह क्या होंगे, IOI एब्सेंट। युग्मक बनाएंगे, दोनों को पृथक करके लिखेंगे, तो ये हो गया IA, ये हो गया IB, ये हो गया IO, ये हो गया I एब्सेंट। क्रॉस कराया वही पहले को आगे वाले के पहले से, तो IAIO, फिर पहले को आगे वाले के दूसरे से IAI एब्सेंट, फिर दूसरे को आगे वाले के पहले से I एब्सेंट, फिर दूसरे को आगे वाले के दूसरे से IBI एब्सेंट। बोलो क्या रहा, ये ए रक्त समूह वाली संतान होगी, ये भी ए रक्त समूह वाली संतान होगी, ये भी रक्त समूह वाली संतान होगी, ये भी बी रक्त समूह वाली संतान होगी। तो ऐसी दंपति जिसमें पुरुष का रक्त समूह ए बी है, स्त्री का रक्त समूह ओ है, से उत्पन्न होने वाली, ठीक है, समझ रहे बात को। तो दंपति जिसमें पुरुष का रक्त समूह ए बी है, स्त्री का रक्त समूह क्या है, ओ है, से उत्पन्न होने वाली संतानों का रक्त समूह क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है और बी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है और बी हो सकता है। दोनों का प्रतिशत कितना हो गया, देखो चार में से ए वाली दो है 50%, चार में से बी वाली दो संतानें 50%। ठीक है, क्लियर। अगर दोनों में ऐसे भी आ जाए तो आपको समझना है कि ये ए और बी होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु कल मैंने आपको नोट करवाया था इसमें कि रक्त समूह का प्रतिशत, रक्त समूह का पाए जाने का प्रतिशत या रक्त समूह के पाए जाने का प्रतिशत, रक्त समूह के पाए जाने के प्रतिशत की हम बात करें तो देखिए ये तो आपको याद रखना है। एक तरफ तो लिख देता हूं रक्त समूह है, एक तरफ तो लिख देता हूं दोस्तों रक्त समूह है, और एक तरफ लिख देता हूं उसके पाए जाने की प्रतिशतता, पाए जाने की प्रतिशतता। रक्त समूह ए बी, ए बी और ओ 25, 35, 10, 30। फिर से सुनो, ए बी ओ 25, 35, 10, 30।
ये इनके पाए जाने की क्या है, ये इनके पाए जाने की प्रतिशतता है। तो भारत में रक्त समूह के पाए जाने की प्रतिशतता आपके सामने आ गई। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति कितने प्रतिशत हैं? 25%। बी रक्त समूह वाली जनसंख्या कितनी है? 35%। ए बी रक्त समूह वाली जनसंख्या कितनी है? 10%। और ओ रक्त समूह वाली जनसंख्या कितनी है? 30%। प्रश्न आपको यहाँ पर सिंपल सा पूछता है, क्या पूछता है? सर्वाधिक पाए जाने वाला रक्त समूह। तो सर्वाधिक पाए जाने वाला, सर्वाधिक पाए जाने वाला, सर्वाधिक पाए जाने वाला रक्त समूह है। तो सर्वाधिक पाए जाने वाला रक्त समूह कौन है? बी। और वैसे आपसे पूछे, अगर बी ऑप्शन में नहीं दे तो बी पॉजिटिव, ठीक है। आपसे पूछे सबसे कम पाए जाने वाला, तो सबसे कम पाए जाने वाला, सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह है। नोट कर लो, एग्जाम में पूछ लेता है भैया, सीधे सीधे सिंपल प्रश्नों में पूछ लेता है। तो ये हो गया ए बी, और ए बी ऑप्शन में नहीं देगा तो ए बी नेगेटिव दे सकता है। क्या दे सकता है? ए बी नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव का मामला, अब हम देखेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या चीज है। इतना आप नोट कीजिए। हो गया इतना? चलिए, इतना हो गया तो अगले बिंदु की ओर चलते हैं। और अब अगला बिंदु अपना आर एच कारक। क्या है दोस्तों? आर एच कारक। 4-5 टॉपिक बचे हुए थे, कल मैंने आपको बताया था, अब उन पर हम चर्चा करेंगे। आर एच कारक की बात करते हैं। लीजिए हेडिंग लगाइए, आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर, आर एच कारक। देखिए, सबसे पहले आपको यहां से क्या प्रश्न पूछ सकता है, मैं बता दूं। सीधा आपसे कह सकता है कि आर एच कारक के खोजकर्ता कौन है क्या चीज ये भी जानेंगे, लेकिन पहले खोजकर्ता। तो डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर। कौन? डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर। और एक इनके साथी थे जिनका नाम था वीनर। ये कार्ल लैंडस्टीनर साहब वही हैं जिन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। फिर इनके साथ एक साथी जुड़े इनके, और उनका नाम था वीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर दोनों को श्रेय जाता है आर एच कारक की खोज का, ठीक है। तो आर एच कारक जो है दोस्तों, इसके खोजकर्ता कौन हो गए? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, दोनों ने आर एच कारक की खोज की। इन्होंने इस आर एच कारक की खोज किसमें की? तो ये की बंदर के रक्त में। किसमें की? बंदर के रक्त में। बंदर के रक्त में क्या देखा इन्होंने? इन्होंने देखा कि बंदर के रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी के अलावा, एंटीजन और एंटीबॉडी के अलावा, एंटीजन और एंटीबॉडी के अलावा भी कुछ विशेष प्रकार के, कुछ विशेष प्रकार का, इन्होंने क्या देखा कि एंटीजन और एंटीबॉडी के अलावा भी कुछ विशेष प्रकार का कारक देखा। एंटीजन और एंटीबॉडी के अलावा भी कुछ विशेष प्रकार का कारक देखा। इस कारक को ही आर एच कारक नाम दिया। क्या नाम दिया? आर एच फैक्टर या आर एच कारक नाम दिया गया। इस कारक को ही क्या किया दोस्तों इन्होंने? आर एच कारक नाम दिया। आर एच कारक क्यों नाम दिया? क्योंकि जिस बंदर के रक्त का इन्होंने अध्ययन किया था, उस बंदर का नाम था मकाका रीसस। क्या था? मकाका रीसस। और मकाका रीसस, रीसस के पहले 2 अक्षर उठाए, कौन से? आर और एच। ये आर और एच के आधार पर इन्होंने क्या नाम दे दिया? आर एच नाम दे दिया, ठीक है। रीसस बंदर के स्टार्टिंग के 2 अक्षर उठाए आर एच, और इन्हीं के आधार पर इन्होंने आर एच कारक क्या कर दिया? इसका नाम दे दिया, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब देखिए, इन्होंने इस आर एच कारक के बारे में एक बात कही कि जरूरी नहीं है कि आर एच कारक कोई, किसी के अंदर आर एच कारक पाया जा सकता है, किसी के अंदर आर एच कारक नहीं भी हो, दोनों स्थितियां हैं। तो इन्होंने इस आर एच कारक के लिए कुछ बताया।
RH कारक कि यदि RH कारक किसी व्यक्ति के रक्त में उपस्थित होगा, यदि RH कारक किसी व्यक्ति के रक्त में उपस्थित है तो हम उसे कहेंगे RH पॉजिटिव। यदि RH कारक किसी व्यक्ति के रक्त में अनुपस्थित है तो हम उसे कहेंगे RH नेगेटिव। क्या कहेंगे? RH नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई कि RH कारक होगा रक्त में तो RH पॉजिटिव कहलाएगा, RH कारक नहीं होगा तो उसे RH नेगेटिव कहेंगे। यानी कि इस RH कारक की खोज के बाद यहां एक बात स्पष्ट हो जाती है कि या तो कोई रक्त समूह, या तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप, RH कारक की खोज के बाद ये बात स्पष्ट हो जाती है कि या तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा और या कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बात समझ में आई क्या? कैसे कि RH कारक होगा तो उसे पॉजिटिव कहेंगे, RH कारक नहीं होगा तो उसे नेगेटिव कहेंगे। तो या तो रक्त समूह पॉजिटिव होगा और या नेगेटिव होगा। मतलब मामला क्या आ गया? मामला ये हो गया कि या तो रक्त समूह ए पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो बी पॉजिटिव होगा या बी नेगेटिव होगा, या ए बी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या ओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब वो मामला खत्म हो गया, कौन सा? बिना पॉजिटिव नेगेटिव का। तो इस RH कारक की खोज होते ही यहाँ पर एक बात में बदलाव आ जाता है। हम कहते हैं कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन है। तो सर्वदाता देखने से पहले यहां पर वापस आइए। इस RH कारक का भारत में पाए जाने का प्रतिशत देखते हैं। भारत में प्रतिशत, तो RH पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति हैं 93% और RH नेगेटिव रक्त समूह वाली जो जनसंख्या है वो है 7%। इसी RH कारक का विश्व में प्रतिशत देखें, वैश्विक स्तर पर हम इसको देखें, विश्व में प्रतिशत देखें दोस्तों, तो RH पॉजिटिव जो जनसंख्या है वो है लगभग 85% और विश्व स्तर पर RH नेगेटिव जनसंख्या है वो कितनी है? लगभग 15% है। लगभग आंकड़े हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इतनी सारी बातें क्लियर होने के बाद यहाँ पर एक बात में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? वो आपसे कहेगा कि भैया बताओ सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन है? सर्वदाता रुधिर वर्ग, अब उसने ओ ऑप्शन में ही नहीं दिया या ओ भी दे दिया, तो सर्वदाता रुधिर वर्ग, तो हम जानते हैं कि सर्वदाता ओ होता है, लेकिन ओ में भी ज्यादा पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव वाला? पॉजिटिव वाले ज्यादा है या नेगेटिव वाले? बोलो। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है? हमें यहाँ पर कम ज्यादा नहीं देखना है, दाता में एंटीजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एंटीजन नहीं होगा, वो स्थिति कौन सी है? नेगेटिव, कि ओ नेगेटिव, यानी ओ में RH कारक नहीं है। RH कारक यानी कि RH एंटीजन नहीं है, तो जिसको हम रख दे रहे हैं उसमें जाएगा नहीं। बाहर से जब एंटीजन नहीं जाएगा तो उसका एंटीबॉडी से मैच नहीं होगा, सबको रख दे सकते हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा। आपसे कहे सर्वग्राही रुधिर वर्ग, तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग, तो ऐसा रुधिर वर्ग लेंगे। अब आपको सब AB नेगेटिव कर दें क्या? नहीं, अरे वो AB नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें RH कारक नहीं है, लेकिन अगर उसके शरीर में बाहर से RH कारक आए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा लो ना जिसमें पहले से ही RH कारक है, तो फिर बाहर से अगर RH कारक वाला भी आएगा तो कोई समस्या इसलिए नहीं होगी कि वही पदार्थ आ रहा है जो पहले से उपस्थित है, तो A पॉजिटिव। यहां पर आप इतनी बात ध्यान में रख लो, ये कॉन्सेप्ट अभी आगे भी बता दूंगा। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग नेगेटिव हो गए, सर्वग्राही रुधिर वर्ग हो जाएगा RH कारक की खोज के बाद में AB पॉजिटिव। कौन हो जाएगा? AB पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात क्लियर होगी। तो अब हम RH कारक को व्यवहारिक तौर पे पढ़ लेते हैं कि RH कारक का प्रभाव क्या है व्यवहार में। तो लिखो RH कारक का प्रभाव, RH कारक का प्रभाव। तो RH कारक के प्रभाव पर हम बात करें दोस्तों, तो RH कारक का प्रभाव देखो कैसे दिखता है। ये एक पुरुष है, मान लीजिएगा इसका रक्त समूह A पॉजिटिव है, ठीक है, या सीधा सीधा कह दो कि ये RH पॉजिटिव है। रक्त समूह कोई सा भी है, A है, B है, AB है, O है, लेकिन RH पॉजिटिव है। ये दंपति में महिला स्त्री है, मान लीजिए जिसका रक्त समूह कोई सा भी है, A है, B है, AB है या O है, लेकिन नेगेटिव है,
यानी कि सीधा सीधा कह दो कि RH नेगेटिव है। यही तो मतलब है कि कोई सा भी रक्त समूह है लेकिन RH नेगेटिव मतलब नेगेटिव है, उसमें RH कारक नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर? ओके, अब इनका विवाह करवा दिया, यानी किन किन का विवाह करवाया? पुरुष जो RH पॉजिटिव था, स्त्री जिसका रक्त समूह RH नेगेटिव वाला था, यानी पुरुष प्लस ब्लड ग्रुप वाला है, स्त्री माइनस ब्लड ग्रुप वाली है, दोनों का विवाह करवाया। तो दोनों का विवाह करवाया तो देखो कौन सी स्थिति होती है। जब इनका विवाह करवाया तो इनसे जो प्रथम संतान उत्पन्न होती है दोस्तों, प्रथम संतान, इस दंपति से उत्पन्न होने वाली प्रथम संतान सामान्य होती है। कैसी होती है? सामान्य होती है। लेकिन इसी दंपति से उत्पन्न होने वाली जो दूसरी संतान है, इस दूसरी संतान की क्या होती है? गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। गर्भ में ही मृत्यु। संतान की गर्भ में मृत्यु क्यों हुई अभी बताऊंगा। गर्भ में मृत्यु होने को कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। हिंदी में तो क्या कहते हैं? गर्भ रक्ताणु कोरकता। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस फिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। मित्रों इरिथ्रो, कल मैंने बताया था आरबीसी का निर्माण इरिथ्रोपोइसिस, हिमोपोइसिस भी, कल एक बच्चे ने कमेंट्स किया था, बोले सर आरबीसी का निर्माण हिमोपोइसिस कहलाता है। हिमोपोइसिस भी कह सकते हो, लेकिन हिमोपोइसिस प्रॉपर रक्त के लिए आता है, जिसमें आरबीसी निर्माण भी आ गया, डब्ल्यूबीसी निर्माण भी आ गया, प्लेटलेट्स निर्माण भी आ गया, प्लाज्मा निर्माण भी आ गया, यानी पूरा, यानी कि पूरा ब्लड बन रहा है, उसे हिमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, केवल आरबीसी बन रही है तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कह रहे हैं, इसलिए इरिथ्रोपोइसिस हो जाएगा। ठीक है, इरिथ्रो यानी आरबीसी, ब्लास्टोसिस यानी फटना, फिटेलिस यानी भ्रूण में। तो भ्रूण में आरबीसी फट जाती है, भ्रूण में आरबीसी फट जाती है, जिससे भ्रूण में रक्त जम जाता है और शिशु की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां से तो एक प्रश्न पक्का पूछता है अकाउंटेंट में, ध्यान रखना। तो इसे को हम कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्यों हुआ, क्या बचाव है, वो अब बताऊंगा। पहले इतनी बात समझो कि आरएच कारक का प्रभाव क्या है, कि अगर पुरुष आरएच पॉजिटिव रक्त समूह वाला है, स्त्री आरएच नेगेटिव रक्त समूह वाली है। पॉजिटिव नेगेटिव रक्त समूह वाला हो गया कि पुरुष कोई सा भी रक्त समूह, लेकिन वो प्लस वाला है, स्त्री का रक्त माइनस वाला है। इन दोनों का विवाह करवाए तो पहली संतान जो है वो सामान्य उत्पन्न होती है, लेकिन इनसे उत्पन्न होने वाली दूसरी संतान की क्या हो जाती है? गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। संतान की गर्भ में मृत्यु होने को क्या कहते हैं? गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस इसको कहा जाता है। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये क्यों हुआ, कारण, यानी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के कारण, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के कारण, ईबीएफ के कारण, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के कारण कि क्यों हुआ ऐसा, देखिए। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो। ये पुरुष था, इसमें आरएच कारक है, ओके। ये स्त्री, इसमें आरएच कारक नहीं है, ये आरएच नेगेटिव है। जब पुरुष के शरीर से शुक्राणु स्त्री के शरीर में जाएंगे तो पुरुष के शरीर में आरएच कारक है, तो ये आरएच कारक भी कहां जाएंगे? स्त्री के शरीर में। लेकिन स्त्री के शरीर में पहले से आरएच कारक नहीं है। देखो स्त्री तो आरएच नेगेटिव है, इसलिए स्त्री के शरीर में पहले से आरएच कारक नहीं है। आरएच कारक नहीं है तो स्त्री के शरीर में कहां से आ रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? बाहर से। स्त्री के शरीर में आरएच कारक कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। और बाहर से आने वाला पदार्थ जो है, जो हमारे शरीर में पहले से नहीं होता, शरीर उसको क्या समझेगा? एंटीजन समझेगा। क्या समझेगा? एंटीजन। तो स्त्री का शरीर जो है ये बाहर से आने वाले आरएच कारक को क्या समझेगा? एंटीजन समझेगा। और एंटीजन, एंटीजन के खिलाफ शरीर क्या बनाता है? शरीर बनाता है भैया एंटीबॉडी। क्या बनाता है? एंटीबॉडी। क्योंकि शरीर को लगता है एंटीजन आ गया, इसको नष्ट करने के लिए क्या बनाना है? एंटीबॉडी। कौन आ रहा है? आरएच एंटीजन आ रहा है। स्त्री का शरीर क्या बनाएगा? आरएच एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? आरएच एंटीबॉडी। आरएच एंटीजन स्त्री के शरीर में आ रहा है, क्योंकि एंटीजन स्त्री के शरीर में पहले से है नहीं, पुरुष के शरीर से शुक्राणु की सहायता से आ रहा है। तो ये आरएच कारक यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब जो चीज स्त्री के शरीर में पहले से नहीं है वो बाहर से आ रही है, और बाहर से आने वाले पदार्थों को एंटीजन समझता है शरीर, और एंटीजन को नष्ट करने के लिए उसके खिलाफ क्या बनाता है?
शरीर एंटीबॉडी, तो स्त्री का शरीर बाहर से आए हुए इस RH एंटीजन को नष्ट करने के लिए RH एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन जब तक एंटीबॉडी बनेंगे, क्योंकि एंटीबॉडी बनने में समय लगता है, जब तक एंटीबॉडी बनेंगे प्रथम संतान का जन्म हो चुका होगा। अब जब सेकेंड टाइम, ये तो हो गया मान लीजिएगा फर्स्ट टाइम, अब जब सेकेंड टाइम वापस से, दूसरी बार वापस से दोस्तों RH कारक स्त्री के शरीर में जाता है, तो स्त्री के शरीर में क्या बने बैठे हैं, क्योंकि इतना समय गुजर चुका है कि RH एंटीबॉडी बन चुके हैं। अब जैसे स्त्री के शरीर में RH एंटीजन आएगा, RH एंटीजन आया, ठीक है, RH एंटीजन आया, तो स्त्री के शरीर में कौन उपलब्ध है, RH एंटीबॉडी। देखो एंटीजन भी क्या है RH, एंटीबॉडी भी क्या है RH, और यही मैंने आपको वहां पे बताई थी रक्तदान के दौरान कि देने वाले का एंटीजन और लेने वाले का एंटीबॉडी दोनों सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ वही मामला हो रहा है, जो बाहर से आ रहा है वो एंटीजन RH और जो बना हुआ है वो एंटीबॉडी RH, यानी एंटीजन RH एंटीबॉडी RH दोनों क्या हो गए, समान हो गए। क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। क्या करेंगे, क्रिया। कौन सी, एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया। और इसके फलस्वरूप हम जानते हैं क्या होगा, रक्त जम जाएगा। रक्त जम जाएगा, किसमें जमेगा, जो भ्रूण है उस भ्रूण के शरीर में रक्त जम जाएगा और उसकी गर्भ में ही क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। गर्भ में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये तो हो गया इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस का कारण। अब इसके बचाव की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं बचाव, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस के बचाव। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस के बचाव की हम बात करें तो मार्केट में इंजेक्शन उपलब्ध है दोस्तों। इंजेक्शन कौन कौन से, एक इंजेक्शन का नाम तो है एंटी डी, एक का नाम है एंटी RH एब्सेंट यानी जीरो ऐसे, और एक का नाम है IgG। ये 3 प्रकार के इंजेक्शन जो है मार्केट में उपलब्ध है। इनमें से कोई भी एक इंजेक्शन प्रथम संतान के, जो सामान्य हो रही है ना प्रथम संतान, उसके प्रथम संतान के जन्म के बाद, प्रथम संतान के जन्म के बाद अगले 24 घंटे में 24 घंटे ऑप्शन में नहीं हो तो 72 घंटे भी दे सकता ऑप्शन में, और मोस्टली 24 घंटे देगा। अगले 24 घंटे या 72 घंटे में स्त्री को लगवाया जाना चाहिए। स्त्री को लगवाया जाना चाहिए। स्त्री को लगवाया जाना चाहिए। तो इनमें से कोई एक इंजेक्शन प्रथम संतान के जन्म के बाद लेकिन अगले 24 से 72 घंटे के अंदर स्त्री को लगवाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे स्त्री के शरीर में जो RH एंटीबॉडी बन गए थे ना, ये वाले, ये जो RH एंटीबॉडी बन गए थे, ये RH एंटीबॉडी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और जब RH एंटीबॉडी ही नष्ट हो जाएंगे तो बाहर से आए हुए RH एंटीजन से क्रिया करने के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। एंटीबॉडी नहीं होगा तो दूसरी संतान भी क्या होगी, सामान्य होगी। दूसरी संतान भी क्या हो जाएगी, सामान्य होगी। एंटीजन क्या होता है, ओके देखो ये पूछा है गुरुचरण ने। गुरुचरण देखो एंटीजन क्या होते हैं बताता हूं आपको। इतना नोट हो गया तो आगे मैं आपको एक बार एंटीजन बता देता हूं। ये हो गए बचाव, ये हो गया बचाव का मामला। तो आप कहेंगे साहब पहली संतान के जन्म के बाद कैसे लगाएंगे, कैसे पता चले, तो ये आपको ब्लड ग्रुप, पुरुष का स्त्री का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। ब्लड ग्रुप पता है, पुरुष का पॉजिटिव है स्त्री का नेगेटिव, तो आपको पता है कि ये कहानी होगी आगे जाके, इसलिए पहली संतान के जन्म के बाद ही इंजेक्शन लगवा लेना होता है। ओके चलिए देखो एक बच्चे ने पूछा एंटीजन क्या होता है। एंटीजन, एंटीजन जो है दोस्तों ये बाह्य पदार्थ होते हैं। इनके बारे में कुछ बातें लिखता हूं। एंटीजन को आप कह सकते हो बाह्य पदार्थ, यानी हमारे शरीर में जो पहले से उपस्थित नहीं हो, बाहर से आते हैं, बाह्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैसे कोरोना का वायरस हमारे शरीर में पहले से नहीं था, बाद में बाहर से आया तो हमारे शरीर के लिए वो क्या है, एंटीजन था। ये सूक्ष्म मात्रिक होते हैं, सूक्ष्म मात्रिक पदार्थ होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, ये बहुत थोड़ी सी मात्रा में आते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित कर जाते हैं। बाह्य पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म पदार्थ होते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं इनका, रोग फैलाने वाले होते हैं। क्या होते हैं, रोग फैलाने वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो रोग फैलाने के उद्देश्य आते हैं, जैसे कोई भी जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ हमारे शरीर में आए क्या करेगा, रोग फैलाएगा, हम उसको क्या समझेंगे, एंटीजन। ठीक है, बात क्लियर, ओके। एक होता है एंटीबॉडी,
एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होते हैं? ये एंटीजन से प्रेरित होके, एंटीजन से प्रेरित होके, एंटीजन से प्रेरित होकर निर्मित होने वाले पदार्थ है, निर्मित होने वाले पदार्थ है। मतलब ये हुआ कि जब तक हमारे शरीर में एंटीजन नहीं आएगा, जब तक हमारे शरीर में एंटीजन नहीं आएगा, किसका निर्माण नहीं होगा? एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा। जब तक हमारे शरीर में एंटीजन नहीं आएगा, एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा। तो एंटीबॉडी का निर्माण इन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सामान्य सी बातें हैं कि एंटीजन क्या होते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, तो हमने बात कर ली इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस के बचाव। अब हम बात कर लेते हैं कि एक प्रश्न बना देता हूं मैं स्थितियों का, एक प्रश्न बना देता हूं मैं इस पे आरएच कारक पे। लिखो, निम्न में से किस एक स्थिति में, निम्न में से किस एक स्थिति में जीव वैज्ञानिक विवाह करने से मना करते हैं? विवाह करने से मना करते हैं। निम्न में से किस एक स्थिति में जीव वैज्ञानिक विवाह करने से मना करते हैं? स्थितियां आपको दी जाती हैं। विकल्प एक, पुरुष RH पॉजिटिव, स्त्री भी RH पॉजिटिव रक्त समूह वाली। दूसरा विकल्प आपको दिया गया है कि पुरुष RH नेगेटिव रक्त समूह वाला और स्त्री भी RH नेगेटिव रक्त समूह वाली। तीसरा विकल्प दिया जाता है पुरुष RH नेगेटिव रक्त समूह वाला, स्त्री RH पॉजिटिव रक्त समूह वाली। चौथा विकल्प आपको दिया जाता है पुरुष RH पॉजिटिव रक्त समूह वाला, स्त्री RH नेगेटिव रक्त समूह वाली। ये आपको विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा, ये आपको बताना है। कौन से एक स्थिति में जीव वैज्ञानिक विवाह करने से मना करते हैं, ये बात आपसे पूछी गई है। प्रश्न तो आपका गलत नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने उदाहरण ही वो बताया जो आपके सामने आ गया और डी जवाब हो जाएगा सबका। ठीक है, लेकिन समझो बाकी में क्यों नहीं हो रहा। इस स्थिति में क्या हो रहा है? पुरुष RH पॉजिटिव है और स्त्री भी RH पॉजिटिव है। पुरुष के शरीर से RH एंटीजन स्त्री के शरीर में जा रहे हैं, लेकिन जो बाहर से जो एंटीजन जा रहा है, क्या इस एंटीजन से स्त्री का शरीर अन्न बिक गया? क्या नहीं जानता है? अरे ऐसा तो पहले ही है, जो RH एंटीजन आ रहा है ऐसा तो पहले से उपस्थित है, इसलिए स्त्री का शरीर बाहर से आने वाले इस RH एंटीजन को नया पदार्थ नहीं समझेगा, विदेशी पदार्थ नहीं समझेगा, बाह्य पदार्थ नहीं समझेगा, रोग कारक नहीं समझेगा। और जब तक रोग कारक नहीं समझेगा, यानी इसको एंटीजन नहीं समझेगा, तब तक एंटीबॉडी का निर्माण होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरी स्थिति है पुरुष RH नेगेटिव और स्त्री भी RH नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। पुरुष RH नेगेटिव है तो नेगेटिव है, जब RH एंटीजन ही नहीं है तो कुछ जा रहा है क्या स्त्री के शरीर में? नहीं जा रहा, छोड़ो। तीसरी स्थिति है कि पुरुष तो नेगेटिव है, स्त्री पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं भाई, पुरुष के शरीर से जाने होते हैं RH कारक शुक्राणु। तो यहां जब पुरुष में एंटीजन है ही नहीं तो जाएगा क्या? कुछ नहीं जाएगा। होता और जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, होता और जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि स्त्री तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव होता तो पहले वाली स्थिति हो जाती, तो पहले वाली स्थिति में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसलिए तीनों स्थितियों के अंदर कोई भी समस्या नहीं है, तीनों स्थितियों में कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, समस्या है तो केवल इसमें, क्योंकि इसमें RH पॉजिटिव और स्त्री है नेगेटिव। तो पुरुष के शरीर से RH एंटीजन जाएगा, जो कि पहले से ऐसा कोई भी पदार्थ स्त्री के शरीर में है नहीं, इसलिए बाहर से आने वाले RH को स्त्री का शरीर नया पदार्थ, विदेशी पदार्थ, ओरिजिन पार्टिकल या एंटीजन समझेगा और एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, जिसके कारण से ये समस्या उत्पन्न होगी। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार आप कमेंट्स करके बता दीजिए, एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको यहां तक का मामला समझ में आ गया कि नहीं आया। चलिए, यहां तक का मामला समझ में आ गया है तो अब दो छोटी छोटी बातें और रह गई है, वो भी आपको बता देता हूं। हालांकि सिलेबस में आपकी यही चीज दी हुई है, फिर भी दो बातें और मैं बता देता हूं, अपने पास समय भी है। एक आपको धमनी के बारे में पूछ सकता है और एक आपको सिरा के बारे में पूछ सकता है, दोनों यही बता देता हूं नॉर्मली। ठीक है, सबको पता है पर्सन क्या पूछेगा ये भी मैं बता दूंगा। सबको पता है धमनी क्या होती है? तो धमनियां ऐसी होती है जिनमें कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है।
शुद्ध रक्त बहता है। साथ के साथ चलो दोनों को कंपेयर लेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। सिरा क्या होती है? जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, ओके। लेकिन इसका एक अपवाद है, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका एक अपवाद है। हमारे फेफड़ों वाली जो धमनी है वो इसका अपवाद है, जिसको हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी। और अपवाद है तो कैसा रक्त होगा इसमें? अशुद्ध रक्त होगा, ब्रैकेट में अशुद्ध लिख दो। सिरा का भी एक अपवाद है, और वो इसका अपवाद भी वही है, कौन? फेफड़ों वाली सिरा। तो इसका नाम भी क्या होगा? फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय सिरा में क्या होगा? इसमें शुद्ध रक्त बहता है। भाई सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक मात्र सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, ये हो गई। इसको पल्मोनरी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पल्मोनरी। तो पल्मोनरी ये तो हो जाएगी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, और ये हो जाएगी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ओके। धमनियां शरीर में गहराई में स्थित होती हैं, जबकि सिराएं सुपरफिशियल होती है। जो ऊपर जो भी दिखती है सारी सिराएं हैं, ये सतह पर होती हैं। सतह पर धमनियां गहराई में होती है, लेकिन सिराएं सतह पर होती हैं। इनका व्यास कम होता है, लुमेन जो है वो कम, लेकिन सिराओं का ल्यूमेन यानी कि व्यास जो है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। कैसे? देखिए, इस तरह से होती है धमनियां। तो धमनियों का देखो बीच वाला ये जो भाग है, इसका व्यास ये वाला, ये इसकी बात कर रहा हूं। सिराएं जो होती हैं इनमें व्यास क्या होता है? ज्यादा होता है। व्यास क्या होता है? ये देखो, ये ज्यादा होता है। तो यहां पर जब व्यास कम है तो प्रेशर, ब्लड का प्रेशर क्या होगा? यहां पर ज्यादा होगा। और यहां व्यास ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो गई बात? इतनी ध्यान रखनी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपवाद अपवाद ध्यान रख लेना दोनों तरफ से। ओके, चलिए। अब एक बिंदु और था इसमें। अरे भाई बीपी किससे नापते सब बता रहा हूं, रुको तो सही, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं। अब धमनी शिरा होगी तो धमनी शिराओं में बहता है रक्त। नोट कर लिए क्या? नोट कर लिए क्या? बताओ। धमनी शिराओं में क्या बहता है? तो धमनी शिराओं में रक्त बहता है, और धमनी शिराओं के अंदर रक्त बहता है दोस्तों। तो रक्त जब बहेगा तो रक्त द्रव पदार्थ है, और द्रव पदार्थ जब बहते हैं तो वो सतह पर क्या डालेंगे? प्रेशर डालेंगे। और चूंकि प्रेशर रक्त के द्वारा डाला जा रहा है, इसलिए रक्त का प्रेशर हो जाएगा, रक्त दाब हो जाएगा, बोले तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। तो हेडिंग लगाओ बीपी। बीपी, ब्लड प्रेशर, बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। पहले तो रक्तदाब के बारे में आपको क्या पूछ सकता है? ये देखो, आपको सीधा एक प्रश्न पूछ सकता है, इसके खोजकर्ता कौन है? रक्तदाब के खोजकर्ता तो दो वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था रॉकी एंड रीवा। रॉकी एवं रीवा। रॉकी और रीवा नामक दो वैज्ञानिकों ने बीपी की खोज की, यानी ब्लड प्रेशर की खोज की। दोस्तों, इस ब्लड प्रेशर का सर्वप्रथम जो मापन है, सर्वप्रथम मापन वो करने वाले वैज्ञानिक थे स्टीफन हेल्स। कौन थे? स्टीफन हेल्स। और स्टीफन हेल्स ने किसमें मापा? सबसे पहले रक्तदाब को घोड़ी में मापा। किसमें? घोड़ी में मापा। ठीक है, तो खोजकर्ता रॉकी और रीवा हो गए। पहली बार मापन करने वाले कौन हो गए? स्टीफन हेल्स। अब मापेंगे तो मापन के लिए यंत्र चाहिए, तो रक्तदाब का मापक यंत्र। और रक्तदाब के मापक यंत्र की बात करें तो वह स्फेगमोमेनोमीटर। स्फेगमोमेनोमीटर। ठीक है, कौन हो गया? स्फेगमोमेनोमीटर हो गया। ओके, चलिए। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो रक्तदाब है ये है क्या? अब इसको समझो दोस्तों। ये है हमारी रक्त वाहिनियां, जिनके अंदर से रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिनियां है। और इन रक्त वाहिनियों में से जब रक्त प्रवाहित होगा
इन रक्त वाहिनियों में से जब रक्त प्रवाहित होगा ब्लड, तो रक्त इन रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह पर, लेकिन बाहर की ओर, गुब्बारे में हवा डालेंगे तो हवा अंदर जाएगी लेकिन बाहर की ओर दाब लगाएगी, तभी तो बाहर की ओर गुब्बारा फूलेगा। तो रक्त जो है वो धमनी शिराओं में या रक्त वाहिनियों में अंदर की सतह पर, लेकिन तीर के चिन्ह देखो बाहर की ओर है, अंदर की सतह पर लेकिन बाहर की ओर दाब डालते हैं। ये रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह पर बाहर की ओर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? रक्त दाब कहलाता है, बीपी कहलाता है। अब इस बीपी की हम बात करें दोस्तों, तो ये बीपी जो है होता कितना है? तो एक सामान्य व्यक्ति का बीपी होता है 120/80 mmHg। ये एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब होता है। इसमें अगर mmHg की बात करें तो एक m का मतलब है मिली, दूसरे m का मतलब है मीटर, और hg का मतलब है दोस्तों पारे के दाब के बराबर, पारे के दाब के समतुल्य। ठीक है, ये जो 120 mmHg है, इस 120 mmHg को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर यानी संकुचन दाब। सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि हिंदी में संकुचन दाब। अब रटने की जरूरत नहीं है, जहां संकुचन होगा, जहां संकुचन होगा वहां प्रेशर अपने आप ज्यादा होगा। पाइप है, पाइप से पानी यहां तक पहुंच रहा है, आगे तक पहुंचाना है, पाइप के आधे मुंह को अपन दबा लेते हैं, संकुचित कर लेते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है। तो जहां संकुचन होगा प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा 120 है या 80 है? 120 ज्यादा है तो हमेशा कह देना 120। सिस्टोल है, संकुचन है, सही से संकुचन, सही से सिस्टोल। 80 mmHg जो है दोस्तों, ये 80 mmHg जो है ये होता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक दाब है। क्या है? डायस्टोलिक दाब है, यानी कि अनुशिथिलन, अनुशिथिलन, शिथिलता के लिए, और शिथिल होगा तो दाब कम होगा, और कम कितना है? 80। कभी भी 80/120 मत करना, 80/120 मत करना, 120/80 mmHg होगा। ठीक है, ओपीटीएल से नाप लो, यहां हाथ वाली से, ओपीटीएल आरटी से माप लो। कहां से नापते हैं? यहां से। ठीक है, हो गया मामला। तो ये आपके बीपी का कुछ आपसे अगर यहां से पूछ ले तो, हाई और लो वाले में जो है वो 120 से बढ़ते बढ़ते 135 से ऊपर चले जाए तो हाई बीपी हो जाएगी, और लो में 80 से नीचे होते होते अगर 65 या 60 से नीचे आ जाती है तो वो लो बीपी हो जाएगी। ठीक है, जैसे अनिद्रा, बेचैनी, ठीक है, हाइपरटेंशन आदि काफी सारी समस्याएं हो जाएगी। और अब एक और बिंदु आखिरी, वो है अपना हार्ट, हृदय। हालांकि अलग से सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ब्लड पढ़ रहे हैं तो ब्लड यहां से होके गुजरता है, तो कुछ प्रश्न आपसे पूछ सकता है, मना नहीं कर सकते भैया क्यों पूछ लिए। तो कुछ बातें देख लो महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात है इसकी स्थिति जाने। तो हृदय की स्थिति होती है हमारे शरीर में यहाँ मिड में, बीचों बीच, यहाँ पे। तो ये है वक्षीय भाग। वक्षीय भाग में यहाँ पे ये चपटी हड्डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चपटी हड्डी, स्टर्नम, तो स्टर्नम के नीचे। तो ये जो पसलियों का जाल बना हुआ इस तरह से, इस जाल के अंदर स्टर्नम के नीचे की ओर वक्षीय भाग में। तो स्थिति हो गई वक्षीय भाग में, छाती वाले भाग में, वक्षीय भाग में, थोरेसिक पार्ट में, वक्षीय भाग में, स्टर्नम के नीचे, स्टर्नम के नीचे, वक्षीय भाग में किसके नीचे? स्टर्नम के नीचे जो है दोस्तों कौन पाया जाता है? अपना हार्ट पाया जाता है। स्थिति है इसकी। इसका आकार आपसे पूछे तो हृदय का आकार बंद मुट्ठी नुमा, बंद मुट्ठी नुमा। रंग आपसे पूछे तो हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछे, क्या पूछेगा? ये हो गया। वजन आपसे पूछे तो वजन पुरुष और महिला दोनों में अलग अलग। पुरुषों में और महिलाओं में, पुरुषों में होता है 300 से 350 ग्राम, स्त्रियों में होता है 250 से 300 ग्राम।
ठीक है, ये वजन हो गया। आरपी मेघवाल करें सर पॉइंट टू पॉइंट, मजा आ गया। बिल्कुल भाई, पॉइंट टू पॉइंट ही चलेंगे अपन। ठीक है, तो ये हो गया वजन पूछ ले। तो इसके अलावा आपको धड़कन पूछ ले, हार्ट बीट। तो हार्ट बीट सबको पता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार। ध्यान रखना, यहीं से एक हृदय चक्र पूछ ले। अगर हृदय चक्र शब्द लिख दे तो 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, तो एक बार धड़कने में कितनी देर लगेगी? तो 0.8 सेकंड। तो एक हृदय चक्र में 0.8 सेकंड लगती है। कैसे कि 60 सेकंड में धड़कता है 72 बार, एक बार धड़केगा 60/72, ऐसे काटोगे तो 0.8 आएगा। तो हृदय चक्र हो गया 0.8 सेकंड। अब ये जो हृदय धड़कन है दोस्तों, ये कई बार क्या बढ़ घट जाती है, हृदय धड़कन बढ़ घट जाती है। तो हृदय धड़कन, अगर हृदय धड़कन 1 मिनट में कितनी है? 1 मिनट में 72 बार है, तब तो मामला सही है। लेकिन यदि हृदय धड़कन 1 मिनट में 72 से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या प्रश्न पूछेगा? ये मैंने अलग पेन से इसलिए लिख रहा हूं कलर से कि यहां से प्रश्न पूछने की संभावना अगर पूछता है तो। हृदय धड़कन का सामान्य से ज्यादा होना क्या कहलाता है? टेकीकोर्डिया। क्या कहलाता है? टेकीकोर्डिया कहलाता है। ठीक है, और हृदय धड़कन का सामान्य से कम होना ये कहलाता है ब्रेडीकोर्डिया। क्या कहलाता है? ब्रेडीकोर्डिया कहलाता है। क्लियर? दोनों बातें ध्यान रखना। हृदय धड़कन 1 मिनट में 72 बार, लेकिन अगर 72 से ज्यादा हो गई तो टेकीकोर्डिया स्थिति कहलाती है। 72 से अगर कम हो गई तो वो ब्रेडीकोर्डिया की स्थिति कहलाती है। ये दोनों बातें आपको क्या करनी है? ज्ञात रखनी है। ओके, चलिए आगे चलो। और यहां पर ध्वनि, ध्वनि की बात कर लो। हृदय ध्वनि, हृदय ध्वनि की बात करेंगे दोस्तों, तो हृदय ध्वनि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। इसमें जो प्रथम ध्वनि होती है फर्स्ट, वो कहलाती है लब, LUB, लब। और जो सेकंड साउंड होता है हृदय का, वो कहलाता है डब। क्या कहलाता है? डब। तो लब और डब, ये 2 साउंड हो गए। कितने साउंड हो गए? 2 साउंड हो गए दोस्तों, लब और डब। एक हो गया लब और एक साउंड हो गया कौन सा? डब। एक लब साउंड हो गया और एक साउंड हो गया डब। लब और डब की ध्वनि आती है। ठीक है, लब डब, पहला साउंड लब। अब इस ध्वनि को सुनने के लिए यंत्र चाहिए। तो हृदय धड़कन को सुनने वाला यंत्र, हृदय ध्वनि को, हृदय ध्वनि सुनने का यंत्र, हृदय ध्वनि सुनने के यंत्र की बात करें तो वो हो जाएगा कौन? स्टेथोस्कोप। सब जानते हो इसके बारे में, क्या ही बताऊंगा मैं। डॉक्टर जो कान में डाल के चेक करता है, स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछे हृदय, तो ये कितने चैम्बर? तो हमारे हृदय में कोष्ठक कितने? 4, 2 आलिंद और 2 नीले। नॉर्मल बातें मैं नहीं करूंगा, आपको मछली और मेंढक की मैं पहले बता चुका हूं दंतों के आर्थिक महत्व में। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा बोलो, इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण बात? हृदय धड़कन की बात करते हैं, सर्वाधिक हृदय धड़कन। तो सर्वाधिक हृदय धड़कन ये होती है श्रू, श्रू नामक जीव की, श्रू की होती है। श्रू बोले तो छछूंदर। सर्वाधिक हृदय धड़कन किसकी होती है? छछूंदर की। जो कितनी होती है? 800 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में 800 बार। आपसे गए सबसे कम हृदय धड़कन, सबसे कम हृदय धड़कन किसकी होती है? तो सबसे कम हृदय धड़कन आपसे पूछे तो ये होती है दोस्तों व्हेल मछली की। किसकी? व्हेल। और व्हेल ऑप्शन में नहीं हो तो हाथी ऑप्शन में हो तो हाथी कर देना। कितनी? तो 20-22 बार प्रति मिनट। समझ गए लिखने का तरीका? अगर व्हेल है तो लगभग 20 बार 1 मिनट में, और हाथी का हृदय लगभग 22 बार 1 मिनट में धड़कता है। ठीक है, तो ये हो गई इनकी कम और ज्यादा की कहानी। क्या हो गई? कम और ज्यादा की हो गई कहानी। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आपकी ये जो यूनिट है ब्लड परिसंचरण RH कारक, ये यूनिट आपकी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। देखिए आप लोगों का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में से अपन ने सबसे पहले बायोलॉजी प्रारंभ की। बायोलॉजी में अपने जो बिंदु हैं लगभग मैं बता दूं, अपन इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे
13 बिंदुओं में, हालांकि छोटे छोटे हैं, 4-5 तो एकदम ही छोटे छोटे हैं, 2-3 तो एक दिन में हो जाएंगे। तो 13 यूनिटों में पढ़ेंगे, जिनमें से आप लोगों का जो रक्त समूह है ये मैंने करवा दिया है। पादपों का आर्थिक महत्व हो गया, जंतुओं का आर्थिक महत्व हो गया, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य जो है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, ये हो गया। ठीक है, 4 मेजर हो गए। अब आपके जो मेजर यूनिट बचती है ना, वो मेजर यूनिट जिनमें एक से ज्यादा दिन लग सकता है, वो एक तो आपकी आनुवंशिकी है, एक आपका पर्यावरण है, इकोलॉजी है, और एक आपकी जैव प्रौद्योगिकी है। तो मान के चलिए 4 से 5 दिन में आपकी बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन तो या बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, वहां पे अपन अंतरिक्ष और सूचना पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 से 5 दिन के अंदर आपका जैव प्रौद्योगिकी, इकोलॉजी और जेनेटिक्स पूरा हो जाएगा। ये पूरा होने के बाद आपका इधर कुछ नहीं बचता है, सिर्फ मानव रोग बचते हैं, जो एक दिन का काम है, पीपीटी बना के करवाऊंगा क्योंकि वो तो आपको याद करने हैं। फिर एक दिन का काम अपन करेंगे परीक्षा उपयोगी बिंदुओं में, अनाज, दाल, सब्जियां, फल, वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण, गुटखा, अफीम, तंबाकू, इनमें। तो मान के चलिए अगले एक वीक के अंदर, आज अपना लगभग 31 हो गई आज, है ना, तो अगले 7 दिन के अंदर 7 अगस्त तक आपकी बायोलॉजी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो 7 अगस्त तक बायोलॉजी हो जाएगी। उसके बाद आपके 4 बिंदु केमिस्ट्री के, 4 फिजिक्स के और 2 बिंदु आपके अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी वो है। ठीक है, तो 4-4 8 दिन एक हो जाएंगे, 10 और 5 दिन वो मानो, 10, 20, 25, बिल्कुल आपका अगस्त में जो है वो मामला पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगस्त के अंदर आपकी सारे पॉइंट हो जाएंगे, वो भी बढ़िया तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, देता हूं वाणी को विराम, मिलता हूं कल अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, और कमेंट्स करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा। ठीक है, और बुक वगैरह जो भी है साइंस की ले लो और पढ़ लो दोस्तों। ठीक है, ये समय है अब आपके लगने का।